अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, द इंडिया पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जैसे ही यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, सब लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि इंडिया कौन सी तरफ है। क्या इंडिया रशिया की तरफ है जो इंडिया का ट्रेडिशनल पार्टनर है, या फिर इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट की तरफ है। तो ये क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा है कि इंडिया आखिरकार है किसकी तरफ। बहरहाल नोट करने वाली चीज ये है कि ये ज्यादातर इंडिया से ही पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन कि आप किसकी तरफ हैं, ये चाइना से नहीं पूछा जाता, क्योंकि चाइना को भी एज अ साइड देखा जा रहा है। यहां पे आप देख लीजिए, दो साइड बताई गई हैं, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट, जिसके अंदर दो साइड के अंदर इंडिया को चूज करना है कि वो किसकी तरफ जा रहे हैं। बट किसी ने ये नहीं देखा कि क्या इंडिया भी अपने आप में एक साइड है। इंडिया उस चीज को रिफ्यूज कर रही है किसी भी तरीके से एक्नॉलेज करने के लिए कि मैं कौन सी तरफ हूं, और उसे माना जा रहा है कि इंडिया जिद्दी हो रहा है, स्टबन हो रहा है। बट एक्चुअली में इंडिया स्टबन नहीं हो रहा है, ये इंडिया का सेंस है। क्या वो खुद किस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम को देखते हैं। इंडिया अपने आप को भी एक पोल की तरह देखता है, जिसके खुद के अपने इंटरेस्ट है, खुद के अपने व्यूज है। और ये चीज हम और ज्यादा रिफ्लेक्ट होती हुई देख पाएंगे, क्योंकि इंडिया अब लीडरशिप ले रहा है G20 की और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए बात करते हैं इंडिया एज अ साइड, इसके हिस्टोरिकल रीजंस की बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो चीज है शुरू हुई। हम हमेशा बोलते हैं कि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए, और हम सोचते भी उसी तरीके से हैं, हमारे आर्गुमेंट्स भी उसी तरीके से होते हैं, हमारी सारी चीजें उसी लाइंस पे होती हैं। अगर हम बात करें इस ओरिजिन की, इस थिंकिंग की, तो ये कहां से शुरू हुई, तो ये प्री इंडिपेंडेंस एरा से शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें, पहली चीज तो हमारी कितनी लंबी स्ट्रगल रही, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए हमने कितना जूझा, तो उसी से हमें हमारी एक सेंस मिल गई कि इंटरनेशनल अरीना में हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। दूसरी, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, इनके खुद के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यूज थे। जवाहरलाल नेहरू का तो आपको मालूम ही है, इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को प्रमोट किया था। अगर बाल गंगाधर तिलक साहब की बात कर ले, तो उनका कहना यह था कि अगर आइडियलिज्म कहता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो हमारे पास क्यों नहीं है वो हमारे पास भी दो। जब तक इंडिया अपने आप को डिटरमाइन नहीं कर सकती, उसका मतलब क्या है। तो ये जितने भी लीडर्स हैं, इन्होंने बहुत ही बढ़िया वहां पे जो है इंटरनेशनल अरीना में अपने आर्गुमेंट्स रखे और इंडिया को एक अलग स्टेज दिलाने की कोशिश करी। जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर हमें यहाँ पे छोड़ के गया, उसके बाद हम ये चीज देख पा रहे हैं कि हम साउथ एशिया में लीड करने लग गए। मतलब बोल सकते हैं कि हम उनके उत्तराधिकारी हो गए एक तरीके से। उसके बाद बात करें तो इंडिया अपने आप को जगत गुरु बताता है, और जो कि है भी। तो अगर इंडिया जगत गुरु है, वर्ल्ड लीडर है, तो उस सेंस में भी इंडिया जो है अपना एक स्टैंड रखता है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजों में मटीरियलिस्टिक चीजें ही आपके पास ज्यादा हो, आप स्पिरिचुअली भी आगे हो सकते हो। इंडिया के पास आध्यात्म है, जो किसी और देश के पास नहीं है उस लेवल तक। फिर बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट रहा जो हम बाकी जगह नहीं देख पा रहे, और इंडिया का अपना एक स्टैंड था। और तो और आप ये भी चीज देख सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट को हमने किस तरीके से परस्यू किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कितने डिकेड्स तक उसको चला के रखा, कितने डिकेड्स तक वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। और अगर आज भी हम बात करें, तो आज भी वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब है न्यूट्रलिटी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हम केस बाय केस ये डिसाइड करेंगे कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, हम किस तरफ जाएंगे। तो हम एक्चुअली में कोई एक स्टैंड हमेशा के लिए लेके नहीं रख रहे, हम डिटरमाइन करेंगे कि ये सिचुएशन कैसी है, इसमें गलत कौन था, इसमें सही कौन था, और फिर उसके बाद उस इंसान का हम साथ देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है अपने आप को पोल की तरफ देख रहा है। तो अगर हम पोल की बात करें क्लासिकल व्यू में, तो वो एक डोमिनेशन के लिए यूज किया जाता है, बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए यूज किया जाता है। कि अगर एक इंसान की पावर बढ़ती हुई दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि चाइना की पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसे काउंटर करने के लिए यूएस के साथ जाएंगे। ये चीज हमने देखी। अगर हमें लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं, तो हम और तरीके से हमारी जो है अलायंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। ये सारी चीजें किस पे बेस्ड रहती है क्लासिकली, ये बेस्ड रहती है आइडियोलॉजी पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे। बट इंडिया के लिए इस तरीके का व्यू नहीं है पोल बनने का, इंडिया के लिए अलग व्यू है। इंडिया ने कभी भी किसी भी तरीके से साउथ एशियन रीजनल सिस्टम को डोमिनेट करने का नहीं सोचा, जब वो कर सकता था तब भी। उसके अलावा अगर हम बात करें क्लासिकल सेंस पे, जैसे कि कैंप बनाना, अलायंसेस बनाना, इस तरीके के काम हमने नहीं किए। एज अ पोल भी हमने इस तरीके का कभी सोचा नहीं। अगर एक एक्सेप्शन हम देख लें इमरजेंसी के दौरान,
वो था 1971 इंडिया सोवियत ट्रीटी ड्यूरिंग बांग्लादेश वॉर। वो एक इंपॉर्टेंट हमने कदम उठाया, इमरजेंसी थी इसलिए, बट उसके अलावा हमने इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया जो इंडिया को इस क्लासिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर ले आए, इस क्लासिकल वे के अंदर ले आए। तो क्या एलिमेंट्स हैं इंडिया एज अ पोल के, क्या एलिमेंट्स है उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो इंडिया जो है स्ट्रेटेजिकल इंफ्लुएंस चाहता है कहाँ, साउथ एशिया में। बट ऑब्वियस बात है, साउथ एशिया में हम रह रहे हैं, जहां हमारा घर है, तो जहां हमारा घर होगा वहां तो बड़े भाई हम ही होंगे, और कोई आके वहां पे इन्फ्लुएंस कर जाए ये चीज तो हमें बर्दाश्त होनी भी नहीं चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल प्रेजेंस चाहता है इंडिया। दूसरी चीज, ये किसी भी तरीके के बाहर के लोगों की इन्फ्लुएंस जो है वो बंद करना चाहता है। अब जो साउथ एशिया से बाहर के लोग हैं अगर वो आके वहां पे इन्फ्लुएंस करे तो इंडिया कैसे सहन कर लेगा भाई, ये चीज तो सोचने वाली है ना। तो इंडिया ये चाहता है कि कोई भी बाहर का इन्फ्लुएंस ना हो वहां पे। तीसरी चीज, वो हमेशा जो है अंडर प्रिविलेज के लिए कलेक्टिवली बोलता है। अब अंडर प्रिविलेज की बात कर लें तो आप फिजिकली अगर बात करें, एरिया वाइज बात करें तो साउथ एशिया हो सकता है। बाकी वैसे अगर बात करें तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर लीजिए, डेवलपिंग नेशंस की बात कर लीजिए, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ जो है जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं कैपिटलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, और ग्लोबल साउथ जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ग्लोबल साउथ के बारे में बात करते हैं तो इस तरीके से रूल ऑफ लॉ लाना चाहते हैं, रीजनल ऑर्डर लाना चाहते हैं। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं कि इंडिया का जो फ्रेमवर्क है काफी ज्यादा नॉर्मेटिव है और काफी ज्यादा बढ़िया है। इस एंगल में लोगों को क्या जानने की जरूरत है, पूरे विश्व भर को क्या जानने की जरूरत है, सबसे पहला तो ये कि इंडिया को आप खींच के किसी भी एक पक्ष की तरफ नहीं लेके आ सकते। इंडिया को कहीं पे भी आप जो है किसी लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। इंडिया के अपने अपने व्यूज हैं। अगर इसकी हम बात कर लें तो यूक्रेन ईरान के अंदर भी अपने उन्होंने व्यूज रखे। उसके बाद अगर हम बात कर लें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने जो एरियल कैंपेन किया सर्बिया में, और जितने भी तरीके के क्लाइमेट चेंज है इन सब पे इंडिया का अपनी एक प्रेजेंस है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो चीज नोट करने वाली ये है कि इंडिया का हमेशा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं होता, वो इस तरीके से होता है अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट करने के लिए होता है कि हम एक लीडर हैं, हम एक जो है अलग पोल हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। पूरे विश्व को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जियोपॉलिटिकल डिफिकल्टीज किसी भी तरीके की चल रही हो इंडिया में, बट उसके अलावा भी एक चीज है वो कि इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, क्लाइमेट चेंज की, अदर चैलेंजेस की। और अगर हम बात कर ले इंडो पैसिफिक रीजन की, तो इंडो पैसिफिक रीजन में अगर सिक्योरिटी चाहिए, अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इंडिया को इग्नोर करेंगे तो वो चीज सही नहीं रहेगी। अब इंडिया जो है अपने आप को और ज्यादा प्रोजेक्ट करेगा, और ज्यादा बाहर लेके आएगा, क्योंकि G20 की लीडरशिप आई है और उसके अंदर वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेगा। थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन, थिंक मीनान गाड़ी। अब यहाँ पे जो मीनान गाड़ी की बात करी गई है, एक ये विलेज की बात करी है जिसने बहुत ही बढ़िया काम किया है हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पंचामृत रेजोल्यूशन लिया है इंडिया ने COP26 क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो 2021 में। अब अगर हम उसे सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अब अगर हम उसे सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोकल गवर्नमेंट को उसके अंदर इंक्लूड करें, हम लोकल गवर्नमेंट को उसके अंदर लेके आए। क्योंकि ये चीज हम देख पा रहे हैं कि जब तक हम एक लोकल गवर्नमेंट को साथ में नहीं लेंगे तब तक ग्रास रूट लेवल पे हम किसी भी तरीके का चेंज नहीं देख पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि मल्टीफोल्ड चेंज हो, जल्दी से चेंज हो, तो ग्रास रूट लेवल को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके अलावा हम ये भी चीज देख पा रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम है वो ज्यादातर रूरल एरिया फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बारिश सही नहीं आ रही, बाकी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका इंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इंडिया के नेशनल एक्शन प्लान की बात करें ऑन क्लाइमेट चेंज 2008, तो वो दो एरिया बताता है, दो लेवल बताता है, एक नेशनल और एक स्टेट लेवल। तो अगर हम और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं तो हमें किसे इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें लोकल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी प्रोजेक्ट अक्रॉस द इंडिया की। सो द क्लाइमेट चेंज डिस्कशन ऑल्सो फोकस ऑन इमर्जिंग एंड वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये हम चाहते हैं कि जीरो कार्बन डेवलपमेंट्स हो, नेचर कंजर्व करें, हम फूड कंजर्व करें, एनर्जी, सीड्स एफिशिएंसी, इन सारी चीजों के ऊपर हम काम करें ताकि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इमिशंस हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल लेवल से नीचे रख सकते हैं। हमारे जो कार्बन डेवलपमेंट है उसे कम रख सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। रिसेंट ईयर में पंचायत जो है उसने बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया है, जिसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं।
मीनानगाड़ी ग्राम पंचायत, जो कहाँ आई, केरला के अंदर। अब उसने बहुत ही एक बढ़िया मॉडल 2016 में पंचायत ने प्रोजेक्ट उठाया था जिसका नाम है कार्बन न्यूट्रल मीनानगाड़ी। अब उसका उनका मेन एम ये था कि हम किसी भी तरीके से मीनानगाड़ी को कार्बन न्यूट्रल करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कैंपेन्स चालू किए, क्लासेस चालू किए, स्टडीज चालू करी और उसके ऊपर उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया। उसके साथ साथ वो हिसाब भी रखने लग गए किसका, ग्रीन हाउस गैस का। अब इन सारी चीजों से मालूम ये चला कि पंचायत में काफी ज्यादा कार्बन जो है वो इमिट हो रहा है पंचायत से। तो इसके ऊपर एक एक्शन प्लान उन्होंने बनाया, ग्राम सभा की मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सोशियो इकोनॉमिक सर्वेस किए और इस चीजों से हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने अपना इमिशन बहुत ज्यादा नीचे घटा दिया। अलग अलग स्कीम्स उन्होंने दी जो कि क्या है, जो मल्टी सेक्टोरल थी, मतलब एक ही सेक्टर से रिलेटेड नहीं थी, बहुत सारे सेक्टर से रिलेटेड थी। अगर इनकी एक सबसे बढ़िया स्कीम की अगर हम बात कर लें तो वो है ट्री बैंकिंग। वो एक लैंडमार्क स्कीम है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे ट्रीज प्लांट करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए गए। तो इसकी वजह से हुआ क्या, 1,58,816 इतने ट्रीज उस ग्राम पंचायत के अंदर जो है उगाए गए। और आप समझ सकते हैं कि इतने ट्रीज उगाने से, इतने पेड़ पौधे उगाने से किस तरीके से हम जो है कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं, कार्बन सिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं उस घटना को। तो हम ये चीज तो देख पा रहे हैं कि अब हमारे सामने चेंजेस जो है वो विजिबल है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर का पल्ली ग्राम पंचायत, जहां पे हमने ये देखा कि वहां पे भी पीपल सेंट्रिक मॉडल उन्होंने अपनाए क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत दे डिसाइडेड टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, कट डाउन ऑन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यूज सोलर एनर्जी और जितना भी तरीके का प्लास्टिक है उन्हें बंद कर दिया। उन्होंने प्लांटेशन को प्रमोट किया, वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट किया। इसी के साथ साथ 340 हाउस होल्ड जो है वहां पे, उनके एनर्जी कंजम्पशन के लिए उन्होंने सोलर प्लांट लगाया है और 500 किलोवाट। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि कितना बढ़िया उन्होंने अप्रोच आगे की तरफ लिया है और कितना ज्यादा जो है अपना इनपुट यहाँ पे डाला है। ये सिर्फ 2 ही गांव ऐसे नहीं है पूरे हमारे हिंदुस्तान में जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। उनके भी यहाँ पे जो है नाम बताए गए हैं। सीचेवाल ग्राम पंचायत, जिसने कालीबेन रिवर को रिजुविनेट कर दिया पीपल के इन्वॉल्वमेंट के साथ। ओदनथुरई पंचायत इन तमिलनाडु, इसकी अपनी एक विंड मिल है जो 350 किलोवाट जो है वो बनाती है। टीके करवाड़ी ग्राम पंचायत इन महाराष्ट्र इज वेल नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ बायोगैस प्लांट्स एंड ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन। कितना बढ़िया काम कर रही है, अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस चीज को देखिए ना कि अगर हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम जो फॉसिल फ्यूल्स और बाकी सारी ऐसी एनर्जी डेवलपिंग मेथडोलॉजी है जो कि क्या है कार्बन इमिट करती है, उनसे तो बच रहे हैं। क्योंकि हम हमारी एनर्जी को तो रिड्यूस कुछ हद तक कर सकते हैं, बट हम उसे सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं, हम ग्रीनर एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। छपरा पाड़वू ग्राम पंचायत इन केरला, इसने क्या किया है, ग्रीन आइलैंड्स तैयार किए हैं। तो इस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए। इन ग्राम पंचायत से बाकी ग्राम पंचायत को भी सीखना चाहिए और उन्हें भी आगे आना चाहिए। अब इंडिया क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या करना चाहता है, लोकलाइज करना चाहता है, जो अप्रोच बहुत सही है। जब तक हम किसी चीज को लोकल लेवल तक नहीं लाएंगे वो किसी भी तरीके से इंप्रूवमेंट नहीं दिखाएगी। आप ऊपर के लेवल पे बैठ के थोड़ी क्लाइमेट चेंज करेंगे। पॉल्यूशन कौन फैला रहा है, लोग फैला रहे हैं। जब तक लोगों का इंक्लूजन नहीं होगा तो आप किस तरीके से सोच सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो नहीं होगा अब आगे से। यहाँ पे बात की जा रही है क्लीन एंड ग्रीन विलेज की। ये चीज हमने देखी है कि क्लीन एंड ग्रीन विलेज हम चाहते हैं। इस स्कीम के थ्रू हम क्या चाहते हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एफोरेस्ट्रेशन एक्टिविटीज, हम प्लांट्स लगाना चाहते हैं। तो ये चीज जो है हमारी डेफिनेटली हेल्प करेगा हमारे क्लाइमेट को प्रिजर्व करने के लिए। इसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड पंचायत डेवलपमेंट प्लान है प्रिपेयर्ड बाय ऑल पंचायत इज द स्टेपिंग स्टोन। जब सारी पंचायत एक साथ मिलकर डिसीजन लेंगी तो एटलीस्ट उनमें एक कोहेरेंस होंगी, वो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, एक दूसरे के इनपुट्स दे पाएंगे। और इससे हम ये चीज देख पा रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल कंसर्न है एक विलेज के, उन्हें भी बहुत बढ़िया तरीके से डील किया जा सकता है। तो अगर आज के समय में हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से क्लाइमेट चेंज को प्रिजर्व किया जाए, हमारे क्लाइमेट को प्रिजर्व किया जाए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इंक्लूड करें लोकल लेवल गवर्नमेंट को।